तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, नया किस्सा लेकर। सबसे पहले मैं आपको ये रिक्वेस्ट कर दूँ कि आज का ये वीडियो अंत तक पूरा ज़रूर सुनना। ये किसी भी हॉलीवुड स्क्रिप्ट से कम नहीं है। इसमें बहुत सारी वो बातें हैं जो पिछले कई हफ्तों से मेहनत करके मैंने निकाली हैं। ये किस्सा है मुंबई के अंडरवर्ल्ड में आज तक एक ही डॉन का एनकाउंटर हुआ है। जितने बड़े डॉन हुए हैं, करीम लाला, हाजी मस्तान, वरदाराजन मुडलियार, ये सब अपनी नेचुरल डेथ मरे थे। उसके बाद जो नई जनरेशन डॉन्स की आती है उनमें दाऊद इब्राहिम आज जिंदा है, छोटा राजन आज जिंदा है भले जेल में हो, अरुण गवली आज भी जिंदा है लेकिन जेल में है। एक ही डॉन जिसका एनकाउंटर हुआ है आज तक, उस डॉन का नाम था अमर नायक। उसका एक वीडियो मैंने कुछ महीने पहले बनाया था। उस वीडियो को देख के बहुत सारे लोगों के कुछ और फीडबैक मिला है। मेरी आदत है, मैं कभी अपनी बात को फाइनल नहीं मानता हूँ। इन्फॉर्मेशन जो है वो कई बार बहुत से सोर्सेज से मिलती है। कुछ ऐसे ऑफिसर होते हैं पुलिस के, इंटेलिजेंस एजेंसीज के, कस्टम के, डीआरआई के, जो तब तक पूरी बात नहीं बताना चाहते जब तक वो सर्विस में होते हैं। लेकिन जब एक बार रिटायर हो जाते हैं तो सरकारी डिसिप्लिन का जो एक जंजाल उनके गले पे लटका होता है वो निकल जाता है। फिर वो सच्ची बातें बताने लग जाते हैं, लेकिन फिर भी ये कहते हैं कि हमारा नाम नहीं आना चाहिए। तो जो मैंने बातें आपको अमर नायक के उस एनकाउंटर के बारे में पहले बताई थी वो सब सही थी, लेकिन उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, डेवलपमेंट्स वो बाहर रह गई थी क्योंकि मुझे पता नहीं था। लेकिन आप जैसे जो रीडर्स हैं उनसे कुछ पुलिस ऑफिसर्स ने मेरे से कांटेक्ट किया, फिर उसको चेक करते, डबल चेक करते, क्रॉस चेक करते काफ़ी समय लगा। और आज जब मुझे वो पूरी बात का खुलासा हुआ तो मैं ये किस्सा आपको नए सिरे से सुनाना चाहता हूँ। जो पहले किस्से में 70% बातें नहीं थी वो आज बता रहा हूँ, और ये बहुत इंटरेस्टिंग है। आप बड़े ध्यान से सुनना और एंड तक सुनना, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। बात शुरू होती है 7 मई 1994 से। मुंबई के बहुत बड़े कपड़ा मिल के मालिक सुनीत खटाऊ का दिन दहाड़े मर्डर होता है। उनकी गाड़ी रेस कोर्स की तरफ से महालक्ष्मी स्टेशन से राइट टर्न लेके जैकब सर्कल की तरफ जा रही होती है, जो रास्ता उनके घर से उनकी मिल को जाता था। उस रास्ते पे उनकी गाड़ी को 2 मोटरसाइकिल रोकते हैं। एक मोटरसाइकिल पे 2 शख्स बैठे होते हैं। तो वो थोड़ी चढ़ाई है वहाँ पे स्टेशन के बाहर, महालक्ष्मी स्टेशन के बाहर, वहाँ धोबी घाट भी है। एक ब्रिज है जो रेलवे लाइन के ऊपर से क्रॉस करके जैकब सर्कल जाता है। तो उस ब्रिज पे ट्रैफिक बहुत होता था उस ज़माने में, आज भी बहुत होता है। तो उस ट्रैफिक में जैसे ही गाड़ी स्लो होती है, जो मोटरसाइकिल सवार है, एक मोटरसाइकिल वाले, वो अपना मोटरसाइकिल गाड़ी के साथ में लगा के गाड़ी को रोकते हैं। एक हथौड़े से उस गाड़ी की विंडशील्ड जो है वो तोड़ी जाती है, और दूसरे बाइक वाले जो है, जो पीछे बैठा होता है पिलियन राइडर, वो आदमी ऑटोमेटिक वेपन से अंधाधुंध गोलियां चलाता है और सुनीत खटाऊ की जगह पे गाड़ी के अंदर ही मौत हो जाती है। लेकिन वहाँ पे एक नुक्ता आता है कि एक गोली उस गाड़ी के किसी हिस्से को लग के वो 4 मोटरसाइकिल सवारों में से एक लड़के को लग जाती है। वो जो एक शूटर होता है वो इंजर्ड होता है, लेकिन वहाँ से वो गर्म खून से वो निकल के मोटरसाइकिल लेके भाग जाते हैं और पूरे शहर में
एक दहशत का माहौल बनता है। उन्हीं दिनों में अरुण गवली गैंग के तरफ से एक बहुत बड़े बिजनेसमैन वल्लभ ठक्कर का, विठल ठक्कर का, जो वल्लभ ठक्कर उनका वल्लभ भाई ठक्कर नाम था, उसका मर्डर भी होता है। तो दो बड़े गुजराती बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, पैसे वाले लोग, असर सूख वाले लोग, सरकार दरबारें जिनकी चलती थी, उनका मर्डर होने से गुजराती बिजनेस कम्युनिटी में काफ़ी रोष और गुस्सा था। बहुत से इंडस्ट्रीज़ के डेलीगेशन उस समय के मुख्यमंत्री, होम मिनिस्टर और पुलिस कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर क्राइम को जाके मिले। मुझे अच्छी तरह याद है अमरजीत सिंह समरा पुलिस कमिश्नर थे और एमएन सिंह जो बाद में पुलिस कमिश्नर बनते हैं वो जॉइंट कमिश्नर क्राइम थे। तो इतना हल्ला गुल्ला के बाद जो सुनील खटाऊ की वाइफ होती है वो एक दिन अमरजीत सिंह समरा पुलिस कमिश्नर को मिलने आती है। मैं खुशकिस्मती से कहिए, जो मौका मेल कहिए, कोइंसिडेंस कहिए, मैं उस दिन अमरजीत सिंह समरा के ऑफिस में था। लेकिन जैसे ही वो मिलने आती है तो मुझे बाहर बैठ के इंतज़ार करने को कहा जाता है। मेरे सामने कोई बात नहीं हुई, पर मैं उस बात का गवाह हूँ, उस मीटिंग का जो हुई। पन्ना खटाऊ, सुनील खटाऊ की बीवी पुलिस कमिश्नर को मिलने आती है और थोड़ी देर के बाद जो जॉइंट कमिश्नर क्राइम एमएन सिंह, उनको भी उस कमरे में बुलाया जाता है। कुछ तकरीबन 20 मिनट तक उनकी मीटिंग चलती है। उसके बाद मैं जब वापस अमरजीत समरा को मिलने जाता हूँ उस लेडी के जाने के बाद, तो मुझे पता चलता है कि वो लेडी ने काफ़ी रंजिश में थी, गुस्से में भी थी, दुखी भी थी कि उसके हस्बैंड के जो हत्यारे हैं उनको अभी तक पकड़ा क्यों नहीं गया। उसने यहाँ तक भी कहा कि मैं एक अवार्ड घोषित कर सकती हूँ कि जो आदमी मेरे हस्बैंड के कातलों का पता देगा उसको इतने लाख, इतने करोड़ का इनाम मैं अपनी तरफ से दूंगी। आप इस इनाम को घोषित कीजिए। मैं चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड के कातिल जल्दी से जल्दी पकड़े जाएं। उन्हीं दिनों में इस घटना के तकरीबन 15 दिन बाद पुलिस की क्राइम ब्रांच का एक खबरी इतला देता है कि वो जो वन ऑफ द किलर्स है वो एक पार्टिकुलर इलाके में कहीं छुपा हुआ है, एक डांस बार में आता है। उसने उस डांस बार का पता दिया तो क्राइम ब्रांच वाले उस डांस बार पे निगाह रखते हैं, लेकिन एक हफ्ते तक वो शख्स वहाँ नहीं आता। उसके बाद उस बार का एक मुलाजिम पुलिस वालों के कांटेक्ट में आता है, उनको कहता है कि आप जिस शख्स को ढूंढ रहे हैं वो यहाँ नहीं आता है, वो सामने जो मेडिकल शॉप है वहाँ से कुछ दवाइयाँ रोज़ किसी के लिए जाती हैं और हमें शक है कि वो जो इंजर्ड हुआ था उस फायरिंग में वो लड़का वहाँ पे होगा। तो पुलिस वाले उस दवाइयों की दुकान वाले से बात करते हैं, उसको कॉन्फिडेंस पे लेते हैं, तो वो उस झोपड़े का उस स्लम कॉलोनी में एरिए के एक घर का पता देता है कि ये दवाइयाँ उस घर में जाती हैं और वहाँ से उस शख्स को पकड़ा जाता है। वो कबूल करता है कि वो उन चारों में से एक था जिसने गोलियां सुनील खटाऊ पे चलाई थी और मैं उस शख्स ने कहा कि वो अमर नायक के लिए काम करता है। तो ये बहुत बड़ा ब्रेक था जो पुलिस को मिला एक खबरी के थ्रू। उस आदमी को अरेस्ट करने के बाद गिरोह के बाकी मेंबरों का पता चलता है और जैसे ही धरपकड़ शुरू होती है अमर नायक देश छोड़ के भाग जाता है। इंडिया छोड़ने के बाद वो कुछ देर सिंगापुर में रहता है, उसके बाद हांगकांग में जाता है 94 मई के बाद। तो वहाँ पे वो शख्स अपनी आइडेंटिटी चेंज करता है। पूरा काफ़ी बड़े लेवल का जो एक प्लास्टिक सर्जरी करवाता है, अपने चेहरे का रंग रूप बदलता है और काफ़ी वेट लूज़ करता है अपनी एक्सरसाइज करके, जहाँ दवाइयाँ लेके।
अपनी पूरी पर्सनैलिटी वो आदमी चेंज कर देता है और उसको उसके अपने लोग भी नहीं पहचान सकते थे, इतना बदल गया था। जो आदमी वीटिश कम्प्लेक्स का था, कणक जिसको हम बोलते हैं, वीट कहते हैं, गेहूँ कहते हैं, उस किस्म का जो उसका रंग था उसके बॉडी का, उसको चेंज करके वो जो ऊपरी हिस्सा है वो काफ़ी फेयर कर लिया था, उसने गोरा कर लिया था। नाक की शेप बदल गई, आँखों के जो चारों तरफ एरिया होता है उसको चेंज हुआ, होंठ चेंज हुए, चिन चेंज हुई, तो काफ़ी चेहरा इतना बदल गया कि वो अगर खुद भी अपने आप को शीशे में मिरर में देखता था, अपने आप को नहीं पहचान सकता था। तो इसीलिए जो फोटोग्राफ हमने इस्तेमाल की थी, आज फिर करेंगे, उसके और पुरानी उसकी फ़ोटोग्राफ देखो, उनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो ये करते करते वो शख्स 96 तक, जुलाई मई एंड तक, मतलब 2 साल तक, 94 की मई से लेके 96 की मई तक वो शख्स बाहर रहता है और फिर बम्बई वापस आता है। तब तक सरकार बदल गई होती है, पुलिस कमिश्नर बदल गए होते हैं, क्राइम के ऑफिसर बदल जाते हैं। तो वो उस आदमी को लगता है कि अब वो अपने पॉलिटिकल असर रसूख से उस केस में अपने आप को बचा सकता है या निकल सकता है। तो उस समय के जितने पॉलिटिकल लीडर थे बड़े रूलिंग क्लास के, उन सब से लेके मातोश्री से लेके वर्षा तक, वर्षा महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर की ऑफिशियल रेसिडेंस की के बंगले का नाम है, वहाँ तक सब लीडर्स को मिलता है। और लेकिन उसको बाहर के लोग नहीं पहचान सकते। वो मिलके बताता है कि मेरा नाम अमर नायक है, और मैं उसको नाम से सब जानते थे, पहले सबको जानता था, शिवसेना के बहुत क्लोज रहा था। तो यहाँ तक कि शिवसेना के लीडर्स ने उसको कई बार शाबाशी दी थी कि अगर पाकिस्तान के पास, IS के पास दाऊद इब्राहिम है तो हमारे पास अमर नायक है, रणगबली है। तो इस किस्म की बयानबाजियाँ हो चुकी थी। तो उसके बाद उसको लगा कि मेरी सब लीडरों से बात हो गई, अब मुझे कोई पकड़ने वाला नहीं है। तो थोड़ा सा उसने बाहर निकल के बम्बई की अपने लिंक्स के साथ, दोस्तों के साथ, कॉन्टैक्ट के साथ मिलना जुलना शुरू किया। और उसी समय उसका एक मित्र आया हुआ था दिल्ली से। इस बात का खुलासा मैं पहली बार कर रहा हूँ, आज तक इस बात का जिक्र कहीं किसी रिकॉर्ड में, किसी प्रेस कटिंग में, ब्रीफिंग में नहीं है। उसका नाम था बॉबी सिंह। वो सरदार जी था और दिल्ली में बड़े लेवल पे हांगकांग और सिंगापुर में हवाले का काम करता था, मनी ट्रांसफ़र का, इलीगल मनी ट्रांसफ़र का। उस ज़माने में पूरा नाम क्या था वो नहीं पता, बॉबी के नाम से मशहूर था। वो आदमी उसको मिलने के लिए मुंबई आया होता है। कुछ जो हवाला डीलिंग इनकी पहले हुई हैं उनका हिसाब किताब होगा। उसी चक्कर में उस बॉबी और अमर नायक मुंबई के एक होटल में एक तीसरे शख्स को मिलने जाते हैं। उस होटल का नाम है साहिल। अगर आप आगरीपाड़ा से बॉम्बे सेंट्रल जाते हैं, कॉर्नर से जो बॉम्बे सेंट्रल डिपो है, बस डिपो, वहाँ से एक लेफ़्ट को रोड जाती है जो नागपाड़ा पुलिस स्टेशन जाती है। उसी रोड पे थोड़ा आगे जाके एक महाराष्ट्र कॉलेज आता है। वो महाराष्ट्र कॉलेज जिसमें एक ज़माने में हमारे फिल्मों के विलन राइटर कादर खान पढ़ाया करते थे कई। तो उसके पास बिल्कुल नज़दीक साहिल होटल है, उसके 3-4 पार्टनर थे। उस होटल के 7वें फ्लोर पे कमरा नंबर 2, 702 में उस शख्स जो वहाँ पे बैठा होता है ऑलरेडी, उसको मिलने के लिए ये बॉबी और अमर नायक, गाड़ी अमर नायक की होती है, ये दोनों शख्स उसको मिलने जाते हैं। लेकिन कुछ हुआ ऐसे रास्ते में कि अमर नायक ने वहाँ पे जाके बॉबी को अपनी गाड़ी में ही छोड़ दिया। कुछ गाड़ी में सामान था, कुछ कैश था शायद, या कुछ और भी होगा, कि तो रुक, मैं उस शख्स को मिल के आता हूँ, फिर मैं तुम्हें बुलाता हूँ क्या कैसे करना है। तो अमर नायक को शख्स को मिलने 7
702 कमरे में जाता है और उस कमरे में वो जो शख्स था वो कोई और नहीं, उस समय का मुंबई का सबसे बड़ा ड्रग डीलर और आर्म्स सप्लायर नरी खान था। नरी खान का नाम आपने बहुत बार सुना होगा, बहुत काफ़ी कुछ डिटेल उसकी अवेलेबल है पब्लिक डोमेन में। तो नरी खान अमर नायक का पुराना पार्टनर था ड्रग के धंधे में और आर्म्स सप्लाई के धंधे में। मैं एक बात आपको बता दूं कि बम्बई में ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में जो नशा तस्कर हैं वो नशा तस्करी के साथ साथ आर्म्स की सप्लाई का काम भी करते हैं। तकरीबन हर नशे की खेप के साथ कंसाइनमेंट के साथ बाहर से हथियार भी आते हैं। और उस ज़माने में जो नरी खान पठान था बेसिकली काबुल का पुराने बाप दादा के टाइम से, और उसके जो मुजाहिदीन मूवमेंट जो अफ़गानिस्तान के मुजाहिदीन मूवमेंट के लोगों से क्लोज टच था। वो इसलिए था कि पूरी जो ड्रग की सप्लाई उस समय में दुनिया भर में सबसे ज़्यादा अगर कहीं से होती थी तो वो अफ़गानिस्तान से होती थी। तो ये बात मैं नहीं, उस समय पे उन दिनों में जो एक पुलिस कमिश्नर बाद में बने डॉक्टर पसरीचा, वो एडिशनल कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर हुआ करते थे। एक बार उन्होंने एक पुलिस कॉन्फ्रेंस में जो स्टेटमेंट दिया था कि मैक्सिमम ड्रग स्मगलिंग केसेस में आर्म्स भी साथ में हिंदुस्तान आती हैं जो डिफरेंट हाथों में पहुंचती है। तो उसके पहले भी काफ़ी सीनियर पुलिस ऑफिसर इस बात को मान चुके हैं, आज भी मानते हैं कि ड्रग खेपे के साथ हथियार भी आते हैं। खैर, उस ज़माने में मशहूर था हिंदुस्तान में हथियारों की सप्लाई और ड्रग की सप्लाई कहाँ कहाँ से होती है। तो उसको शॉर्ट फॉर्म में कहते थे KKKC। अब KKC इसका मतलब क्या है? एक के का मतलब है काबुल, दूसरे के का मतलब है काठमांडू, तीसरे के का मतलब है कराची और सी का काठमांडू, काबुल, कराची 3 के और कोलंबो श्रीलंका की राजधानी का सी। इन चारों जगह से बड़े लेवल पे ड्रग्स जो थी वो हिंदुस्तान में आती थी और उसके साथ में हथियार भी आते थे। तो उस तरीके से नरी खान जिसके लिंक्स सोर्सेज उसके इन चारों जगह पे थे, उसके साथ अमर नायक ने मिलके जो ड्रग का और हथियारों का धंधा किया, वो एक कारण था इन दोनों की दोस्ती। और उसका जो पैसा का इधर उधर भेजना है, बाहर से हिंदुस्तान मंगवाना है, जो हिंदुस्तान से बाहर भेजना है, उसमें बहुत से लोग थे जिनमें एक वो दिल्ली वाला बॉबी था। तो इस पर्पज़ से वो लोग नरी खान को साहिल होटल में मिलने गए। यहाँ पे एक मोड़ आता है। नरी खान ने एक औरत से कोई रिश्ता रखा हुआ था, वो किसी और पठान की बीवी थी, लेकिन इसके साथ उसके संबंध हो गए। उसके बाद कुछ आपस में अनबन हुई। उस लेडी का किस्सा बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं वो कल जो परसों जो नरी खान पे एपिसोड बनाएंगे उसमें उस औरत के बारे में पूरी डिटेल में आपको बताऊंगा। तो उस औरत को कहीं से ये खबर मिली कि नरी खान आज किसी बड़े आदमी को साहिल होटल में मिल रहा है, और उस औरत का 3-4 बड़े पुलिस वालों से बहुत अच्छे रिश्ते थे, इंक्लूडिंग दैट पर्सन जिसने अमर नायक का एनकाउंटर किया। तो उस औरत ने अपने तरीके से नरी खान के खिलाफ क्राइम ब्रांच को ये खबर दे दी कि इतने बजे के करीब नरी खान आपको साहिल होटल में इस नंबर कमरे में मिलेगा। तो क्राइम ब्रांच की एक टीम जिसमें 3-4 ऑफिसर, एक सचिन कदम थे, एक मायकर थे, एक राउत थे, ये 3 ऑफिसर और साथ में कुछ कांस्टेबल क्राइम ब्रांच से उस होटल रूम पे रेड करते हैं
ये बात है 14 तारीख की, 14 जुलाई 1996। उस समय एक स्पेशल सेल गोपीनाथ मुंडे जो होम मिनिस्टर थे उन्होंने बनाए थे। अंडरवर्ल्ड की एक्टिविटीज़ को टैकल करने के लिए स्पेशल स्क्वाड बनाए थे और उनमें से एक स्क्वाड के इंचार्ज थे सलास्कर, विजय सलास्कर। ये इनको ऑफिस दिया था बांद्रा में। बांद्रा पुलिस स्टेशन के साथ डीसीपी का ऑफिस है। डीसीपी के साथ एक छोटी सी चौलनुमा ग्राउंड फ्लोर लेवल की एक कंस्ट्रक्शन है, छोटी सी, बाहर से नज़र भी नहीं आती है। उसमें उस सलास्कर की यूनिट बैठा करती थी, स्पेशल स्क्वाड की। तो उस चक्कर में जब ये कमरे में रेड करते हैं तो उसमें साथ में अमर नायक बैठा होता है, लेकिन उसका हुलिया इतना चेंज होता है कि क्राइम ब्रांच के ऑफिसर भी उसको पहचान नहीं सके। जो शख्स इतने सालों से बम्बई पे हुकूमत कर रहा था, उसको क्रैक टीम जो पुलिस की थी, क्राइम ब्रांच की, वो भी उसको रिकग्नाइज नहीं कर सके। तो वहाँ से उनका पूरी अटेंशन नरी खान पे थी। वो नरी खान से सवाल जवाब करने लगे, नरी खान की तलाशी ली, रूम की तलाशी ली। उसी चक्कर में अमर नायक ने वहाँ से भागने की कोशिश की, लेकिन इसको पकड़ा गया। जब तलाशी ली गई तो अमर नायक की पीछे कमीज़ के नीचे पैंट के उसमें एक ग्लॉक पिस्टल, ऑस्ट्रिया की बनी हुई बड़ी महंगी पिस्टल आया करती थी और अमर नायक ग्लॉक पिस्टल का बहुत शौकीन था। वो पिस्टल मिली। पिस्टल मिलने के बाद पुलिस वालों को शक हुआ कि ये आदमी ज़रूर कोई बड़ा क्रिमिनल होगा, बाहर से आया होगा, कहीं यूपी से, बिहार से, कहीं से मिलने इसको। लेकिन उनके दिमाग में बिल्कुल नहीं आया कि ये अमर नायक है। देखिए, फेशियल सर्जरी करवाने के बाद हुलिया कितना बदल गया होगा, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो इसकी वो ग्लॉक पिस्टल मिलने के बाद इसको पकड़ के बिठाया गया और थोड़ी देर के बाद मौका मिलते फिर अमर नायक वहाँ से भागता है। 7 सीढ़ियाँ फ्लोर, सीढ़ियों के रास्ते भाग के नीचे आता है। पुलिस वाले इसके पीछे आते हैं। एक ऑफिसर नरी खान के पास रुकता है, लेकिन अमर नायक को ये नहीं पता था कि बाहर सीढ़ियों के सामने जो 2 ऑफिसर और 3-4 कांस्टेबल की टीम एक नीचे भी खड़ी थी। तो इसको भागते हुए देख के और पीछे ऑफिसर ने जब शाउट किया, पकड़ो, जो भी किया होगा, उसको देखते एक हवलदार ने और एक हेड कांस्टेबल ने क्राइम ब्रांच के, उसने भाग के अमर नायक के ऊपर छलांग लगाई, इसको नीचे गिरा लिया। गिरने के बाद इसके हाथ में एक पाउच था, वो सामने गिर पड़ता है। जब इसको पकड़ा जाता है और पाउच को खोला जाता है तो उसमें से एक और ग्लॉक पिस्टल निकलती है और उसके साथ पासपोर्ट निकलते हैं। उनमें से शायद एक पासपोर्ट अमर नायक के नाम का था, दूसरा जो उसने अपना हुलिया बदल के जो आइडेंटिटी चेंज की थी, दूसरा पार्ट उस फोटो के साथ दूसरा पासपोर्ट था। और वहाँ से लेकिन फिर भी उनको वो पासपोर्ट जो थे उनका देख के उनको ये शक हुआ कि ये अमर नायक लगता तो नहीं है, लेकिन उसका पासपोर्ट इसके पास कहाँ से आया। तो वो हेड क्वार्टर में अपने सीनियर से बातचीत करते हैं और वहाँ से ये जो डेवलपमेंट देते हैं तो वहाँ से ऑर्डर आता है कि वो जो नारी खान है इसको लेके आप क्राइम ब्रांच में आ जाओ और एक टीम उस आदमी को जिसके पास से वो पासपोर्ट मिले हैं उसको लेके बांद्रा ऑफिस में चले जाओ और सलास्कर साहब के हवाले करो, आगे की इन्वेस्टिगेशन वो करेंगे। अब सलास्कर अमर नायक को बहुत पुराना जानता था, बहुत बार मिल चुके थे, इनकी आपस में मीटिंग होती रहती थी, अंदर की क्राइम वर्ल्ड की बातें होती थी, तो काफ़ी लंबा चौड़ा रिश्ता था। वहाँ पे जाके जब अमर नायक से सवाल जवाब हुए तो सलास्कर ने इमीडिएटली पहचान लिया, आवाज़ से पहचाना कि ये तो अमर नायक है। और फिर उसके बाद उसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। कुछ कहते हैं वो लेन देन की बात हुई, लेकिन उनका कोई सबूत किसी के पास नहीं है। अब उसके बाद नरी खान को क्राइम ब्रांच वाले ले जाते हैं। 15 तारीख को इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन होती है। उसी चक्कर में मौका जहाँ से अरेस्ट किया गया था वहाँ पे लाने के चक्कर में तीसरे दिन 16 तारीख की रात को इस शख्स को वापस होटल साहिल लाया जाता है, अमर नायक को।
सलास्कर की टीम पूरी, जिसमें कुछ लोग वो भी थे, महकर सलास्कर की टीम में काम करता था क्राइम ब्रांच की तरफ से, और भी कुछ कांस्टेबल थे। तो वहाँ से ला के इसकी जब वो सब कार्रवाई की जा रही थी, जो पूरा सीन रिक्रिएट किया जा रहा था, उसको लेते हुए रात को ये बता के कि अमर नायक ने फिर भागने की कोशिश की थी, उसका एनकाउंटर, वो किस्सा सब आपको मालूम है। तो वो अमर नायक को मदनपुरा में उस दिन YMCA गार्डन के पास आधी रात को एनकाउंटर दिखाया जाता है, अमर नायक को ढेर किया जाता है। तो ये कहानी थी अंदर की, कैसे नरी खान को मिलने गया अमर नायक, मुंबई के अंडरवर्ल्ड का पहला डॉन बना जिसको एनकाउंटर में मारा गया। ना उसके पहले कोई डॉन आज तक पुलिस ने मारा, ना उसके बाद आज तक किसी का एनकाउंटर हुआ। कल के जो परसों के एपिसोड में आपको नरी खान की पूरी कहानी सुनाऊंगा कि उसके बाद नरी खान का क्या हुआ, क्या करता था, कैसे करता था, क्यों करता था। इंतज़ार कीजिए कल तक, फिर नया किस्सा कहानी लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद।